Good morning, good morning, good morning, everyone. Good morning. Good morning, guys. Good morning. Okay, good morning, everyone. Good morning, Arjit, Sachin, Tuba, Afreen. Good morning, Karina, Kishan, Raj, Neha, Jayashri, Sanjana. Good morning, everyone. So, in CA Foundation, paper number 2, Fundamental of Accounting, और इसमें as you know, the syllabus is divided in two parts. एवरीवन एक बार ये सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे कहीं से भी कैसे भी, चल के दौड़ के या धीरे धीरे रैंक के, जैसे भी एक बार सिलेबस कर लिया होगा। अभी हम इस पूरे सिलेबस को फास्ट ट्रैक मोड पे कंप्लीट करने वाले हैं, where we will discuss all the concept of the chapter and then all the MCQs that are provided in your study or that are available with in my study. तो पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद सारा एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ड्यूरिंग दैट पीरियड हम अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। सो मैं यहाँ पे आज अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा क्लासेस एज वी नो कि अकाउंट्स एंड स्टैट्स दोनों मैं लेने वाला हूँ, तो हमारा ऑल्टरनेट क्लास चलेगा। एक दिन अकाउंट्स का रहेगा और नेक्स्ट डे स्टैटिस्टिक्स का रहेगा। तो हम कुछ इस तरह से ऑल्टरनेटिवली क्लासेस कर लिया कैसे भी, बिल्कुल आई नो कि कर लिया कैसे भी, लेकिन अभी कैसे भी फाइनल एंड लास्ट टच, और लास्ट टच में पूरा एनर्जी उसमें हम डाल देते हैं ना। लास्ट टच में जब हम एनर्जी डालते हैं, लास्ट हिट में जब हम एनर्जी डालते हैं, तो हम यस और नो वाला, मतलब करो या मरो वाला कंडीशन पे डालते हैं। तो डेफिनेटली इस लास्ट टच में जो हमारा एनर्जी रहेगा वो डेफिनेटली वी विल क्रैक दिस सब्जेक्ट एंड फाउंडेशन एंड विद गुड मार्क्स ऑल्सो। सो चलिए बिना कुछ ज्यादा इधर उधर की बात किए सीधा पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। एज यू नो दिस सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। आज हम अकाउंटेंसी पे चल रहे हैं, कल हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। एज वी विल कंप्लीट अ चैप्टर इन सब्जेक्ट देन आई विल स्विच द सब्जेक्ट। आज अकाउंटेंसी स्टार्ट किया है, कल और परसों जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा हम अकाउंटेंसी पे रहेंगे। एज द चैप्टर विल कंप्लीट आई विल स्विच टू स्टैट्स, देन आई विल टेक वन टॉपिक फ्रॉम स्टैट्स। तो ऑल्टरनेटिवली हम टॉपिक बाय टॉपिक ऑल्टरनेटिवली रन करने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं। ये सब्जेक्ट हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है, आपको पता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑफ 20 मार्क्स एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का 20 मार्क्स है ये हमारा श्योर 20 मार्क्स है। इसमें से 1 मार्क भी डिडक्ट होने का स्कोप बनता नहीं है। एज हमारा स्ट्रीम ही कॉस्ट अकाउंटिंग वाला है, आगे चल के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये पार्ट इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग दिया हुआ है आपके इस सिलेबस में, एंड आई एम गोना स्टार्ट विद दिस पार्ट ओनली। हम आज कॉस्ट अकाउंटिंग के पार्ट से स्टार्ट करने वाले हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के पार्ट से। चलिए पहले बात करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहले हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के पार्ट से। हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंट। बचपन में जब हमने कॉमर्स स्टार्ट किया था और कॉमर्स स्टार्ट किया था तो हमें बताया गया था देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन से 3 ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग के?
फटाफट फटाफट फटाफट, कौन कौन से 3 ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग के? देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सा है हमारे पास? फर्स्ट वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड वन कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ सर, 2 नाम तो सामने ही है, सिलेबस में लिखे हैं, 2 ब्रांचेस तो मुझे पता है यहाँ पे। थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसका क्लास अभी अभी आपका खत्म हुआ है। देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और जहां तक हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग इज ऑल टुगेदर द सिमिलर थिंग, मतलब आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हम यही सब कुछ करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम यही कुछ करते हैं, बिल्कुल करेक्ट। इट्स नॉट फाइनेंशियल कॉस्ट ड्रॉप, इट्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, यस, अच्छा, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट, फाइन फाइन फाइन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे भी हमें वही सब कुछ करना है, लेकिन जब हम इस सब्जेक्ट की बात करते हैं, अकाउंटिंग इज ऑल टुगेदर द सेम थिंग। अकाउंटिंग इज ऑल टू करेक्ट रूपम, अकाउंटिंग इज ऑल टुगेदर द सेम थिंग। Recording, classification, interpretation, analysis of the financial data. But what about the other word we have here? Cost. We are doing accounting of cost. Cost accounting का मतलब accounting of cost. Financial accounting का मतलब accounting of financial information, like transaction जो daily routine basis पे हम conduct करते हैं. Management accounting का मतलब होता है accounting for management of the business and business related issues. यहां हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक वर्ड जो हमें मिल रहा है कॉस्ट। अब पहले हमारा डिस्कशन कॉस्ट पे चलेगा। व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट क्या होता है? एक लेमैन की जब हम बात करते हैं ना, एक लेमैन की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, नॉट ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स एंड अनदर, हम एक लेमैन की बात करते हैं। हमारे लिए कॉस्ट का मतलब क्या है? हमारे लिए कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सर, जब भी हम कुछ खरीद के लाते हैं ना, तो जो भी जेब से निकलता है ना, वो हमारे लिए कॉस्ट होता है। जेब से निकलता है वो हमारे लिए कॉस्ट होता है। वट एवर वी पेड आउट ऑफ द पॉकेट, दैट इज कॉस्ट फॉर अस। फाइन, समाओ ये ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन जब इस पर्टिकुलर कॉस्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं, डिटेल में चलते हैं, देखिए इस सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्वेश्चंस क्रैक हो जाएंगे। यू आर नॉट सपोज टू लर्न और लाइक कि मुझे याद करने का है, रटने का है, ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत प्यार से क्लियर हो जाएगी चीजें। जब हम एक लेमैन के लिए बात करते हैं, व्हाटएवर वी पेड वी अज्यूम दैट इज अ कॉस्ट। लेकिन जब उस कॉस्ट को हम बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, या जब हम उस कॉस्ट को एक्चुअली डिटेल में जाके समझते हैं, तो पता चलता है इट्स नॉट नेसेसरी दैट व्हाटएवर वी पेड कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट ओनली। Whatever we paid or whatever we are not paying actually in cash, वो भी कॉस्ट का पार्ट होता है। अब ये कैसे? ये नहीं समझ में आता, ये कैसे? एग्जाम्पल बहुत प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट इज वेरीफाइड अकाउंट, कॉस्ट, एक्सपेंसेस, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, फाइन, ऑल आर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज द कॉस्ट, what we paid is the cost, expenses in the process of the production, yes it is also cost. Everyone is correct, that is yes, you all are correct guys। लेकिन मैंने बोला ना वही की चीज, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ये बोलते हैं एक्सपेंसेस, whatever expenses incurred, whatever expenses incurred for procurement, manufacturing और purchase of the product, हमारा कॉस्ट होता है। लेकिन कॉस्ट के अंदर जब डिटेल में हम चलते हैं, तो कॉस्ट में बहुत सारी चीजें और इंक्लूड की जाती हैं। मतलब हम यहाँ सिर्फ कैश एक्सपेंसेस की बात नहीं करते, हम यहाँ नॉन कैश एक्सपेंसेस की भी बात करते हैं, हम यहाँ इम्प्लाइड कॉस्ट की बात नहीं करते, यहाँ हम नोशनल कॉस्ट की भी बात करते हैं, यहाँ हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात नहीं करते, यहाँ हम इम्प्लिसिट कॉस्ट की भी बात करते हैं। ये सब क्या है? फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे घर में होता है, मैं देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग को समझना है ना, बहुत इजीली समझने के लिए बहुत अच्छा सा तरीका ये होता है कि घर पे चलिए, किचन के अंदर आइए और वहां पे बहुत चीजें आराम से समझ में आती हैं। वंस माय वाइफ सेज मी कि यार एक काम करते हैं, बच्चों को बार बार पिज्जा खाने का होता है, बाहर जाते हैं 400-500 का पिज्जा आता है, एक काम करते हैं घर में बना लेंगे ना, तो माइक्रोवेव ओवन ला दो, सामान मैं ले आऊंगी, बहुत सस्ता पड़ता है घर के अंदर, कॉस्ट बहुत कम आती है, कॉस्ट बहुत कम आती है, दैट इज द वर्ड, एग्जैक्ट लाइन, कि घर में बनाएंगे बहुत
कम आती है. ओके, हाउ यू आइडेंटिफाई, हाउ यू कैलकुलेट की कॉस्ट बहुत कम आती है. सर 50 रुपीज का ब्रेड आता है, उस पे टॉपिंग्स आती हैं, चीज एंड ऑल सब मिला के 150 के अंदर सब कुछ आ जाता है. एक पिज्जा 150 में बन जाएगा, मार्केट में 400 में आता है. भाई you just consider the expenses you incur to purchase the material of the pizza only. What about the other expenses that actually not incurred but कभी ना कभी कहीं ना कहीं हुआ है. कैसे, क्या चीज? आप माइक्रोवेव में पिज्जा बनाएंगे, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस कहां जाएगा? माइक्रोवेव जो मैं परचेज करके लेके आने वाला हूं, माइक्रोवेव जो मैं परचेज करके लेके आने वाला हूं, उसके लिए जो मैं 25,000 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा, उसका इंटरेस्ट कहां जाएगा? माइक्रोवेव जो हम यूज कर रहे हैं, उसका डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? एंड द टाइम यू आर स्पेंडिंग और एक्सपेंडिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट पिज्जा और मेकिंग ऑफ दैट पिज्जा, उस टाइम की वैल्यू कहां जाएगी? ये सब क्या है? ऑल आर पार्ट ऑफ द कॉस्ट. ये सब कुछ कॉस्ट के अंदर आना है. Cost is not about की expenses incurred only. Cost is all about expenses, not only expenses, not only explicit part of the cost. Yes, implicit. Yes, electricity and all other. मतलब कहीं से भी ये सोचिए, even you are losing any opportunity to working on a particular work, that is again part of the cost. Like my wife is a doctor. बोले यार आज छुट्टी रखते हैं क्लिनिक का, आज पिज्जा बनाएंगे. वाओ, 3 पेशेंट्स आने का था, 3 पेशेंट्स का फीस आने का था, वो फीस आपने छोड़ दिया, पिज्जा घर में बनाएंगे. बाबा ये क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो वो सारा जो रेवेन्यू अर्न आने वाला था, वो प्रॉफिट जो हमें मिलने वाला था, वो जो इनकम आने वाली थी, वो इनकम भी पिज्जा की कॉस्ट में चली गई. तो कॉस्ट इज ऑल टुगेदर अ ब्रॉडर एंड अ ग्रेट एस्पेक्ट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल एवरीथिंग गाइस, एवरीथिंग. मतलब सिंपली हम इस कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना, तो नॉट ओनली फॉर द concerns or manufacturing concerns or business organizations or service sectors, but even are in our routine life हम इसे बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं. आप एग्जाम्पल्स कुछ परचेज प्राइस है, लेकिन यदि कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बना के मार्केट में बेचना चाहती है, तो प्रोडक्ट को बना के मार्केट में बेचने के लिए उसे क्या मालूम होना चाहिए कि सर प्रोडक्ट कितने में बेचा जाए. व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. अब सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट किस बेसिस पे डिसाइड होगी? सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट किस बेसिस पे डिसाइड होगी? सर बनाने में कॉस्ट कितना आया, बनाने का खर्चा कितना आया, और उसको बेचने का खर्चा कितना होगा, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने का खर्चा कितना होगा, उसके अकाउंट्स मेंटेन करने का खर्चा कितना होगा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना होगा, ट्रांसपोर्टेशन का, ऑल टुगेदर. सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से काम नहीं चलता ना. और फिर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं एंड देन वी डिसाइड कि हम प्रोडक्ट को किस प्राइस पे सेल करते हैं. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एंड दैट कॉस्ट अगेन ईटिंग एक्साइटमेंट. बेटा अभी बस ओपन होने वाले हैं, ऑर्डर कर दो, साथ में पढ़ते पढ़ते पिज्जा भी चलता रहेगा अपना. तो कॉस्ट अल्टीमेटली हर जगह बात वहीं आती है, कॉस्ट. अभी एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं, एक सिंपल सा, मतलब कॉस्ट को समझना है क्या क्या हम इंक्लूड करने जा रहे हैं, क्या क्या इंक्लूड करने जा रहे हैं. ग्रोसरी आइटम मुझे परचेज करने का है, मुझे सपोज मुझे कोई एक एलईडी परचेज करने का, एक टीवी खरीदने का है. मैंने पता किया कि इन माय लोकल मार्केट दैट टीवी इज ऑफ 40,000 रुपी, बट इन अदर मार्केट लाइक अदर सिटी मार्केट में यार 5,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है. फाइन यार, वहां से लेते हैं ना, सस्ता मिल रहा है, कॉस्ट कम आएगी. कॉस्ट कम नहीं आएगी, प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, वहां तक बात समझ में आती है. कॉस्ट कम नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि सर अदर सिटी से लेके आने में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेगा, और यदि आप खुद वहां से जाके परचेज करने जा रहे हो तो अपना टाइम लगेगा. इन सब को भी हम किस में इंक्लूड करेंगे? कॉस्ट. तो कॉस्ट ऑल टुगेदर एक बॉर्डर एस्पेक्ट है, ग्रेटर एस्पेक्ट है, जहां हमें
बहुत कुछ। एंड एज यू ऑल नो कि हमारा प्रोफेशन ही यही बनने वाला है। किसी भी कंपनी, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। लेकिन सभी सेक्टर्स में कॉस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि कॉस्ट ही आपका सेलिंग प्राइस डिसाइड करेगी। रिवर्स एस्पेक्ट में समझिए, रिवर्स एस्पेक्ट में समझिए, सर प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस वी कांट डिसाइड। क्यों? क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड वी आर नॉट और वी विल नॉट बी एबल टू सेल आवर ओन प्रोडक्ट बियॉन्ड दैट प्राइस और हायर देन दैट प्राइस। लाइक मुझे कोल्ड ड्रिंक मार्केट में या मिनरल वाटर मार्केट में सप्लाई करना है, मैंने नया कंपनी डाला है, मैंने मिनरल वाटर मार्केट में सप्लाई करने का है, मैंने नया कंपनी डाला है। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिव्स अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज, द रिसोर्सेज गिवन अप एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ मनी। परफेक्ट, परफेक्ट। तो दैट इज द पॉइंट कि डेफिनेशन इज ऑलटुगेदर अ डिफरेंट थिंग। हमें कॉन्सेप्ट, मीनिंग क्या क्या आने वाला है, और एमसीक्यू पे जा रहे हैं तो हम उसी पैटर्न पे स्टडी भी करेंगे। बिल्कुल सही विवेक, विजय, इट्स परफेक्ट। सर हम सीएमए वाले कॉस्ट कम करेंगे, ना कि उस कॉस्ट को बढ़ाएं पिज्जा मंगवा कर बाहर से। बिल्कुल सही बेटा, पिज्जा बाहर से मंगवाना सस्ता पड़ता है, मेरा कॉस्टिंग किया हुआ है, इसलिए मैंने घर का माइक्रोवेव भी वापस भेज दिया। बोले बनाने का ही नहीं है अपने को पिज्जा घर के अंदर। अरे महंगा पड़ता है बाबा, बाहर से आएगा तो महीने में एक बार खाने जाएंगे, घर में बनेगा तो हर हफ्ते बनेगा। सोचो तो सही, कुछ ज्यादा कॉस्टिंग, कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, ऐसे ही काम नहीं चलता है, हर चीज में कॉस्ट निकालना पड़ता है। आपको एग्जांपल देता हूँ रियल, यदि बात करने का इतना ही समझने का आ रहा है तो एक और एक रियल एग्जांपल देता हूँ। कॉस्टिंग में कॉस्टिंग कैसे निकालता हूँ वो भी आपको बताता हूँ। रिसेंटली अभी कल ही संडे को डी-मार्ट गया था ग्रोसरी परचेज करने के लिए, मुझे टी परचेज करना था, चाय खरीदना था। मैंने पैकेट देखा, पर 250 ग्राम का पैकेट था, उसका कॉस्ट था 80 रुपीज। देखना इंटरेस्टिंग फैक्ट, 250 ग्राम के पैकेट का कॉस्ट था 80 रुपीज। फाइन, यदि 250 मुझे 1 केजी परचेज करना था, 250 ग्राम का कॉस्ट 80 रुपीज है, तो 1 केजी परचेज करने पे मेरा कॉस्ट कितना आना चाहिए था? 320। मैंने इमीडिएटली 1 केजी का पैक देखा, तो 1 केजी का पैक आ रहा था 280 में। फाओ, क्या लूंगा? ऑब्वियस, आई विल बाय 1 केजी पैक। देन मैंने कहा बीच में हाफ केजी भी है क्या कहीं पे, चेक करके देखते हैं। एंड ऑल टुगेदर ऑल ऑफ सडन मुझे हाफ केजी का पैकेट मिला, हाफ केजी का पैकेट, और उसका प्राइस था 120। व्हाट इज दिस यार? बिना कुछ यदि कॉस्ट को कंपेयर नहीं करता, हमेशा ये ध्यान रखना है, मार्केट से आप कॉस्ट पढ़ रहे हो ना यार, और आगे इसी प्रोफेशन में जाना है। आप कभी भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, कई प्रोडक्ट होते हैं जिनका लार्जर पैकिंग कॉस्टली होता है और स्मॉलर पैकिंग सस्ता होता है, और कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका स्मॉलर पैकिंग कॉस्टली होता है, लार्जर पैकिंग सस्ता होता है। तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि कहां क्या डिफरेंस आ रहा है। तो उसको सीधा सीधा क्या करो, जितने भी पैकिंग्स अवेलेबल हैं सबकी प्राइस को उसकी क्वांटिटी से डिवाइड करके पर केजी, पर ग्राम, पर एमएल कॉस्ट निकाल लो उसी वक्त, और फिर देखो कि किस पर्टिकुलर पैकिंग में पर एमएल, पर ग्राम, पर केजी कॉस्ट कम आ रही है, वो वाला पैकिंग ले लो। बहुत फर्क पड़ता है बाबा। मैं ऐसा कर करके कम से कम 20-30 प्राइस स्ट्रैटेजी, एग्जैक्टली प्राइस स्ट्रैटेजी। कंपनी ने हाफ केजी पैकेट्स खूब बनाए होंगे, क्वांटिटी मार्केट में सेल नहीं हो पाई होगी, उन्होंने हाफ केजी पैकिंग पे दे दिया एक बड़ा डिस्काउंट, क्योंकि नजर कम जाती है। तो जो 250 ग्राम खरीदने वाला है वो भी हाफ केजी खरीद के लेके जाएगा कि सस्ता मिल रहा है। क्वांटम तो अदरवाइज कंपनी उसको ओपन करे, रीपैकिंग करे, उस रीपैकिंग में नई कॉस्ट आ जाएगी। बहुत सारी चीजें, लेकिन ये सब कुछ कहां से निकल के आ रहा है? कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग दैट वी आर स्टडिंग, जो हम पढ़ रहे हैं और जिसके प्रोफेशनल हम बनने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक एक चीज रूटीन लाइफ में आप स्टार्ट करेंगे ना अप्लाई करना, यू विल डेफिनेटली बी अ मास्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट। मतलब रूटीन लाइफ से उठा के स्टार्ट करो सोचने का, आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। यस, हम हर स्टेप पे कॉस्टिंग यूज कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं सब्जेक्ट पे, कॉस्ट की बात कर रहे हैं। कॉस्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट, चलिए मैं एलिमेंट पे बाद में आता हूं, उससे पहले एक और चीज, 3 टर्म आप यानी पढ़ेंगे, कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी।
अब इन सब चीजों को, तीनों टर्म को समझते हुए आगे चलते हैं क्या। कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया, प्राइस दैट वी पेड, एक्सपेंसेस दैट वी इनकर्ड टू अक्वायर, टू परचेज और टू मैन्युफैक्चर एनी ऑफ द प्रोडक्ट, ये कॉस्ट होता है। अब उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, उसमें क्या क्या कंसीडर करेंगे, वो हम आगे बात करते हुए चलेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, जितने भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाते हैं। कॉस्ट रिलेटेड डेटा कलेक्ट करो और उन कॉस्ट रिलेटेड डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करो और उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। और फिर एक और टर्म आती है कॉस्ट अकाउंटेंसी। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी? व्हाई वी आर कलेक्टिंग द डेटा ऑफ कॉस्ट एंड व्हाई वी आर सपोज टू स्कैम कर रखा है, नहीं ड्रॉ कि ये स्कैम नहीं कर रखा है, ये स्कैम नहीं है बेटा, ये स्ट्रैटेजी है, यही स्ट्रैटेजी है। बस थोड़ा सा जब भी आप अब कभी भी मार्केट में निकलें और कभी भी किसी प्रोडक्ट या कहीं भी जाएं तो थोड़ा सा अवेयर रहें। इस तरह के ऑप्शंस, इस तरह की स्ट्रैटेजीज कंपनी फॉलो करती हैं। यू विल गेट द बेनिफिट, यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ सच स्ट्रैटेजीज ऑफ द कंपनी, बट अवेयर रहना होगा और कॉस्ट पे फोकस करना पड़ेगा, चीजें वहां समझनी पड़ेंगी। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कॉस्ट अकाउंटेंसी। व्हाई वी आर कलेक्टिंग द डेटा ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट के डेटा हम कलेक्ट क्यों कर रहे हैं? परफेक्ट लक्षिका, बिल्कुल सही। करीना, बिल्कुल बढ़िया। कॉस्ट का डेटा हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? सर, कॉस्ट डेटा कलेक्ट करने का पहला पर्पस है कॉस्ट के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। व्हाई वी आर मेंटेनिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ सच रिकॉर्ड्स वी कैन परफॉर्म टू मेजर एस्पेक्ट। आगे दो मेजर एस्पेक्ट आप परफॉर्म कर सकते हो और वो है कॉस्ट अकाउंटिंग मीन यूजिंग कॉस्ट अकाउंट फॉर कॉस्ट कंट्रोल। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। हम यहां कर सकते हैं दो मेजर चीजें, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये दो टर्म। कॉस्ट अकाउंटेंसी बिल्कुल सही तुबा, बिल्कुल सही। लाइफ नोट्स बिल्कुल सही, सही बोला आप लोगों ने। कॉस्ट अकाउंटिंग दैट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, and when we use such cost data or cost accounts for the purpose of cost reduction and cost control, that is known as cost accountancy. Now what is cost control and what is cost reduction? कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल में क्या डिफरेंस है और कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? पहले बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोल की। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद हमें ये पता चला कि किस प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लगने वाला है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कब होता है? यदि मैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पीछे बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग कब स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कब स्टार्ट होता है? सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन इनकर होने के बाद और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन करने से पहले। सर, आप कॉस्ट एडजस्टमेंट, कॉस्ट कैलकुलेशन, कॉस्ट रिकॉर्डिंग कॉस्ट इनकर होने के बाद नहीं करेंगे, आप कॉस्ट इनकर करने से पहले करेंगे कि सर मैं ये प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं, मेरी कॉस्ट कितनी आएगी। यार कर लिया फिर क्या फायदा, पहले मालूम करो कितनी कॉस्ट आएगी। अपने खर्चे कम कर दें, ठीक है, खर्चे कम कर दें, बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल नहीं, रॉन्ग। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब खर्चे कम कर दें नहीं, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। इसलिए मैं बता रहा हूं वो चीज समझें। हमें क्या करना है, कॉस्ट डेटा कलेक्ट करना है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कितनी आएगी, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ आई एम ओके विद दैट कॉस्ट, मुझे समझ में आ रहा है सर ये कॉस्ट आ रहा है, ओके गो अहेड, आप प्रोडक्ट बनाओ, बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम नहीं है, जस्टिफाइबल कॉस्ट है, कोई इशू नहीं है। हमने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। अब हमें यहां पे एक चीज कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्या कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो या जो काम आप कर रहे हो उसका जो कॉस्ट आना चाहिए वो वही कॉस्ट आना चाहिए जो आपने प्री डिटरमाइन किया है, जो आपने एनालाइज किया है, जो आपने असेस किया है, जो आपने कैलकुलेट किया है। और यदि कॉस्ट उस लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं मैनेज हो रहा है, यदि आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट एग्जैक्टली उस तरह से नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करना है, हमें कंट्रोल करते हुए चलना है। कंट्रोल कैसे करेंगे? सर, हम
कंटिन्यूअसली जितनी भी कॉस्ट इनकर हो रही है उस प्रोडक्शन में उसे रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करके उसे कंटिन्यूअसली अपने एस्टिमेटेड कॉस्ट से कंपेयर करते हुए चलेंगे और इफ वी फील कि दैट इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, हम उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को असेस करते हुए उस कॉस्ट को कंट्रोल में मैनेज करते हुए चलेंगे। दैट इज कॉस्ट कंट्रोल, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। लेकिन प्रॉब्लम है यहां पे कॉस्ट कंट्रोल के अंदर जाके, क्योंकि कई ऐसे फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट होते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होते। यार बाहर से रॉ मटेरियल खरीदना है, रॉ मटेरियल का रेट ही बढ़ गया है, आपके कंट्रोल में है ही नहीं सर, आप कैसे कर सकते हो? तो अल्टीमेटली करेक्ट, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है हमने जो बजट बनाया, हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया, हमने जो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए, अकॉर्डिंगली कॉस्ट इनकर हो रहा है या नहीं, और यदि नहीं तो उसे कंट्रोल करते हुए उस लेवल पे मैनेज करते हुए चलना है। लेकिन एक बार कॉस्ट प्रोडक्ट बन गया, कॉस्ट एनालाइज हो गया, पता चला सर कॉस्ट ज्यादा है, मार्केट में सेलिंग प्राइस कम करना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट बिक नहीं रहा। सेलिंग प्राइस कम कैसे करूं सर? मार्केट में सेलिंग प्राइस कम करूंगा तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन है? तो क्या ऑप्शन है? इफ यू वांट टू अर्न प्रॉफिट एट रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस देन यू हैव वन ऑप्शन ओनली, ट्राई टू रिड्यूस योर कॉस्ट। मैं एक प्रोडक्ट बना रहा था, बनाने की कॉस्ट 100 रुपए आ रही थी, मुझे 20 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, 20% का, मैंने सेलिंग प्राइस डिसाइड कर दिया 120। नाउ मार्केट रिसेशन आया, प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड में नहीं है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए मुझे बोला गया कि सर इसकी प्राइस यदि आप 100 रुपए ले आओगे ना, यदि इसकी प्राइस यदि आप 100 रुपए ले आओगे तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में धड़ल्ले से बिकेगा क्योंकि कॉम्पिटिटर 110 में बेच रहा है। सर 100 रुपए कैसे लाऊंगा? 100 रुपए तो मेरा बनाने का कॉस्ट आ जाता है। तो क्या करना पड़ेगा? सर यू हैव टू रिड्यूस योर कॉस्ट, कॉस्ट कम करो। तो कॉस्ट कैसे कम करें? एनालाइज करो, ऐसे कौन से एरियाज हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से कंटेंट है जिनको आप कॉस्ट रिडक्शन के लिए यूज कर सकते हो। सब्जेक्ट टू डोंट कॉम्प्रोमाइज योर क्वालिटी। If you will reduce or try to reduce your cost, your quality with at the compromise with the compromisation of with your quality, तो फिर काम नहीं चलेगा। हमने बोला कि सर हम क्लासेस रन करने वाले हैं, हमने इंटर क्लासेस, सीएमए इंटर का क्लासेस अनाउंस किया है सर, सपोज व्हाटएवर हम सर फीस लेंगे 20,000 या 30,000 व्हाटएवर, हमने कोई एक फीस डिसाइड कर लिया, अपनी कॉस्ट कैलकुलेट की, फीस डिसाइड कर दी, अनाउंस कर दिया। देन पता चला कि सर मार्केट में एक और कॉम्पिटिटर उससे कम फीस में दे रहा है, तो ठीक है यार अपनी फीस और कम करो, अपनी फीस और कम करो, चलो ठीक है और फीस कम करते हैं। लेकिन अपनी फीस कम करने के चक्कर में प्रॉब्लम मेरी सर इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं है। सर क्या करें? कॉस्ट कम करते हैं, फीस कम कर देंगे। कॉस्ट कम करने का ऑप्शन क्या है मेरे पास? सर एक फैकल्टी अभी जो आप पढ़ा रहे हैं ना आपके यहाँ पे, वो 1 घंटे का 1,000 रुपए लेती है। सब फैकल्टी चेंज कर देते हैं, सस्ता वाला ले आते हैं जो 300 रुपए में पढ़ा दे, कॉस्ट कम हो जाएगी। भैया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन के चक्कर में कहीं आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। सर ये सिलेबस 100 आवर्स का है, फास्ट पढ़ा देते हैं, 80 आवर्स में ही खत्म कर देते हैं, 20 घंटे का कॉस्ट कम हो जाएगा। नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इससे आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। सो व्हाट वी कैन डू? एनालाइज इट, आइडेंटिफाई इट, असेस कहां पे कॉस्ट को कम किया जा सकता है। मतलब सर हम नोट्स प्रिंट करवाते हैं, हमने जिससे प्रिंटिंग करवाना था वो चार्जेस लेता है, एक और हमने आइडेंटिफाई किया जो हाफ रेट में नोट्स प्रिंट कर देगा, बट वो 5 दिन बाद डिलीवरी देगा, चलेगा। हम एडवांस में ऑर्डर देके रखेंगे, कॉस्ट कम हुई। मतलब आपको कहीं ना कहीं सर नेट का पैकेज, हमने अभी नेट चला रखा है, हम फाइबर का कनेक्शन ले लेते हैं, सर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज्यादा आ रहा है, हम अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्लांट लगा लेते हैं, मतलब सोलर पैनल लगवा लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बचाए। समाओ कुछ हमने ऑप्शंस आइडेंटिफाई, तो आपको जहां जाके कॉस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा और उस एनालिसिस के बाद एरियाज ढूंढने पड़ेंगे कहां कॉस्ट को कम किया जा सकता है, साथ में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, तो वो कहलाता है कॉस्ट। जहां फालतू का खर्चा हो रहा है, बिल्कुल फालतू का खर्चा, बेटा फालतू का खर्चा ढूंढना ही हमारा काम है, कहां कम किया जा सकता है।
एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको देने की कोशिश करता हूं, शायद इस चीज से बहुत अच्छा क्लिक होगा। पार्ले जी, पार्ले जी, पार्ले जी, पार्ले जी, याद है पार्ले जी का? मेरे बचपन में भी 5 रुपए का पैकेट आता था, आपके बचपन में भी 5 रुपए का पैकेट आता होगा, अब आपके भाई बहनों के बचपन में भी 5 रुपए का ही पैकेट आ रहा है। हाउ इज इट Parle-G is managing the same price since number of years for that packet? सेलिंग प्राइस चेंज नहीं किया, बीच में एक बार कोशिश किया था कि सर रॉ मटेरियल कॉस्टली हो गया है, सेलिंग प्राइस बढ़ा देते हैं, 50 पैसे 6 रुपए कर दिया था पैकेट, सेल्स डाउन हो गई थी। तब उन्होंने डिसाइड किया नहीं यार, सेलिंग प्राइस तो रेज नहीं कर सकते, वी हैव टू फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन। फिर उन्होंने कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस किया, और कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस में स्ट्रैटेजी देखिए जो उनके कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने बना बना के उनको दी होगी, इसी स्ट्रैटेजीज। हमने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया कि पार्ले जी ने वो कॉस्ट कम कैसे की। मैं आपको बोलता हूं ऑब्जर्व करना अब तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए उस चीज को ऑब्जर्व करना। 15 इयर्स बैक और 20 इयर्स बैक जो पार्ले जी का पैकेट आता था उसमें जो क्वांटिटी देते, नंबर ऑफ बिस्किट वही होंगे 6 या 7 या 5 जो भी आने हैं, लेकिन उन्होंने उसका वेट 3 ग्राम कम कर दिया, 3 ग्राम। यदि वो 20 ग्राम का पैकेट था तो उसमें 17 ग्राम कर दिया, लेकिन 3 ग्राम का मतलब 3 ग्राम नहीं, 15% क्वांटिटी कम कर दी। और वो क्वांटिटी जो कम हुई ना, वो हमें पता ही नहीं चली, क्योंकि बिस्किट का पैकेट लेके खोल के चाय में डुबो के सीधा मुंह में डालते हैं तो कुछ अंदर चला जाता है। कभी ये हाथ में लेके वेट थोड़ी किया कि पहले 25 ग्राम का आता था अभी 22 ग्राम का, अभी हमें ये पता भी नहीं होगा कि उसमें वेट कितना है, ये क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं था उनके पास कॉस्ट कम करने का। तो ऐसा तरीका यूज किया उन्होंने और सक्सेसफुली दे आर मैनेजिंग इट। हाँ, ऑल टुगेदर दैट प्रोडक्ट इज नॉट अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फॉर पार्ले जी, बट दैट इज अ लैंडमार्क प्रोडक्ट ऑफ पार्ले जी। पार्ले जी को पार्ले जी बनाने वाला ही पार्ले जी का वो बेबी है जो उस रैपर पे आता है। तो ये है कॉस्ट रिडक्शन। पैकेट छोटा नहीं किया, अच्छा पैकेट भी छोटा हो गया है सर, बट पैकेट छोटा आता है। ओके, पैकेट भी छोटा आता है, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि मैं पार्ले जी वैसे अभी आता नहीं हूं, लेकिन मैंने उसका पूरा एक बहुत अच्छा केस स्टडी अवेलेबल है, उसका पूरा केस स्टडी आप देखेंगे पार्ले जी अपना प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मैनेज करता है। पार्ले जी स्टिल रनिंग पार्ले जी इन लॉस, बट साथ में उन्होंने पार्ले जी के इतने सारे प्रोडक्ट मार्केट में डाल दिए जो लग्जरी प्रोडक्ट हैं, जो क्रीम प्रोडक्ट हैं, जो आप क्या बोल सकते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट है। पार्ले जी का हाइड एंड सीक, क्या प्राइस है उस बिस्किट का? पार्ले जी के बिस्किट के कंपैरिजन में 5 टाइम्स हायर, और बच्चों को उसका टेस्ट है, मतलब एक पार्ले जी का पैकेट घर में जाता है तो एक हाइड एंड सीक का भी घर में जाता है। तो वहां उनका प्रॉफिटेबल, वहां उन्होंने एक अच्छा मार्जिन मैनेज किया है, और वो उस मार्जिन से इस प्रोडक्ट के लॉस को मैनेज करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बंद कर नहीं सकती पार्ले। क्योंकि आज भी यदि पूरे इंडिया में कहीं भी पार्ले जी को हम जानते हैं तो पार्ले जी से ही जानते हैं, क्योंकि पार्ले जी को भी अपने नए प्रोडक्ट्स के लिए एड में बोलना पड़ा कि ये भी पार्ले जी बनाती है। देखा होगा आपने एड, अच्छा ये भी पार्ले जी बनाती है, क्योंकि उनको खुद को बोलना पड़ा, क्योंकि हमें पार्ले जी का मतलब वही पता था, वो बेबी। तो ये है स्ट्रैटेजीज दैट वी विल यूज और दैट वी शुड यूज यूजिंग सच कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा। बिल्कुल सही दैट कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा, और उस कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा से फिर हम परफॉर्म करेंगे कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर एंड कॉस्ट रिडक्शन, और इनको फिर पूरा डेप्थ में डिटेल में प्रोसीजर एनालिसिस टेक्निक्स ये सब हम पढ़ने वाले हैं इंटर लेवल पे, जहां इंटर में इनका क्लासेस चल रहा है बहुत डिटेल में। बहुत एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स को थ्रो करिए, रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट कीजिए, आप इजीली कॉस्ट अकाउंटिंग को इतना कंफर्टेबल फील करेंगे ना इस सब्जेक्ट को, बस रियलिटी के साथ कनेक्ट करते हुए चलिए, उसे लर्न करने का कोशिश मत कीजिए। सो देयर आर 3 वर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब इन तीनों टर्म के साथ हम स्टार्ट करते हैं उसका सर्विस भी, जहां उसका सर्विस भी तब सस्ता ही रहेगा। फाइन फ्रेंड मलिका, सर्विस सस्ता महंगा, देखिए
टाइम के साथ साथ वैल्यू ऑफ मनी की कंपैरिजन भी साथ में आपको करना रहेगा। उसका सर्विस सस्ता रहेगा तो उसका प्राइस भी सस्ता रहेगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अभी के लिए काफी है क्योंकि हम फाउंडेशन लेवल पे हैं। इंटर लेवल पे आएंगे और जब हम क्लास करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे, तो मैं आपको बहुत और डिटेल में बहुत 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 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देने वाला हूं। वहां और डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, रियल लाइफ के कंटेंट में जा जाके डिस्कस करेंगे। तो कॉस्टिंग ऐसा लगेगा लाइक एक एक चीज पे हम बात करेंगे कि सिनेमा हॉल ने अपने टिकट की रेट 3 क्लासेस में अलग अलग रेट किस बेसिस पे डिसाइड किए कि गोल्ड क्लास किस रेट का आएगा, प्लेटिनम किस रेट का आएगा, सिल्वर किस रेट का आएगा। ये क्लासेस की रेट, टिकट की रेट कैसे डिसाइड करती है, वो हम करेंगे, वो हम करेंगे इंटर लेवल पे आके। बहुत मजा आने वाला है कॉस्टिंग में आगे। यस नितिश, फाइन, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की। पहले बेसिक डिस्कशन, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हम यहां करने वाले हैं। देन वी विल ओपन योर स्टडी मटेरियल और वहां से हम टॉपिक बाय टॉपिक एक बार कवर करने वाले हैं, क्योंकि एमसीक्यू है और एमसीक्यू में लाइन पे, एग्जैक्टली लाइन पे भी क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो हम वहां से स्टडी मटेरियल को भी कवर करने वाले हैं। पहले यहां पे बेसिक समझ लेते हैं। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, अभी हमने कॉस्ट को एक जनरलाइज वे में बात किया। कॉस्ट का मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड, बट एक्सपेंसेस नॉट ओनली एक्सपेंसेस, उस एक्सपेंसेस को लेमन तक रहने दो। टेक्निकली आओगे तो कॉस्ट का मतलब, कॉस्ट में 3 एलिमेंट होते हैं। देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। हम इन पे बहुत डिटेल में और बात करने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्टिंग को समझने के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग को समझने के लिए पहले इन एलिमेंट को यदि हम समझ लें तो बाकी चीजें हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करती है। तो हम रिवर्स गियर में चला रहे हैं अपनी गाड़ी। पहले एलिमेंट समझेंगे और उसके बाद जो थ्योरेटिकल कंटेंट। लेट मी ओपन योर स्टडी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेट मी ओपन योर स्टडी। देखिए यहाँ मीनिंग है कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, दैट वी डिस्कस्ड, देन इंपॉर्टेंस एंड difference between financial and cost accounting, then management accounting, the meaning and the difference between cost and management accounting, then scope of cost accounting, कहाँ कहाँ काम में आता है, then objective of cost accounting, कैसे हम यूज करते हैं, then advantage of cost accounting, cost accounting standards, then cost accounting का यूज, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। all are such theoretical content that we will discuss definitely, क्योंकि MCQ करने का है तो ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। I'm not gonna skip any of the point. I'm not gonna skip any of the point. लेकिन उससे पहले बेसिक कॉस्ट को वापस एक बार अच्छी तरह एलिमेंट की फॉर्म में समझ लें तो दिस सब्जेक्ट, दिस टॉपिक विल बिकम मोर कंफर्टेबल। मटेरियल, लेबर एंड expenses. There are 3 elements of cost. A total cost of any product and services consist of 3 element only. इन 3 से ही मिलके कॉस्ट बनती है किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस की। प्रोडक्ट में मटेरियल होता है, सर्विस में मटेरियल नहीं होता। वहां पे मटेरियल और ये 2 कंपोनेंट नहीं होते। सर्विस सेक्टर में सिर्फ एक्सपेंसेस वाला पार्ट होता है। प्रोडक्शन लेवल पे मटेरियल, लेबर, तीनों पार्ट होता है। ठीक है। मटेरियल एवरीवन नोज अबाउट इट। मटेरियल का मतलब क्या होता है, सभी को पता है। मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल का मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, हम यहाँ रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। उस रॉ मटेरियल को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेबर को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एंड एक्सपेंसेस को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल। मटेरियल की बात, मटेरियल का मतलब यहाँ हमारा पूरा मतलब मटेरियल से, रॉ मटेरियल से है। और रॉ मटेरियल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। व्हाट इज रॉ मटेरियल? सर, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं, जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं, वो सारा रॉ मटेरियल मटेरियल की कैटेगरी में आता है। जैसे इफ यू कैन सी दिस पोडियम इज मेड ऑफ wood, na? But for manufacturing this podium we use wood as well as we use
नेल्स, फेविकॉल, माइका, कलर, बहुत कुछ यूज किया हमने। सिर्फ इट इज मेड ऑफ वुड, इसका मटेरियल सिर्फ वुड है? नहीं, इसको बनाने में सिर्फ लकड़ी से कैसे बनेगा भाई? इसके अंदर कीले लगी होंगी, पेच लगे होंगे, फेविकॉल लगा होगा, इसमें माइका लगी होगी, ये पेंट लगा होगा, ये सब मटेरियल है, ऑल आर मटेरियल। और उसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे मटेरियल। और उस मटेरियल को हम दो पार्ट में, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब, yes, material used in making a product is known as material, but what about direct material? direct material क्या होता है? तीन टर्म याद रखिएगा, directly used in the product, in main quantity, without which a product cannot be manufactured, and third, can be identified by seeing the product. ऐसा जिसके बिना प्रोडक्ट बन नहीं सकता, प्रोडक्ट शेप में नहीं आ सकता, जिसके बिना प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं जा सकता, जो मटेरियल प्रोडक्ट को देखने से ही पता चल जाता है कि ये किस चीज का बना हुआ है और वो उसकी मेजर क्वांटिटी होता है, उसे हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो प्रोडक्ट को बनाने में काम में नहीं आते, लेकिन प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे मशीन चलाने के लिए लुब्रिकेंट ऑयल लगता है, लुब्रिकेंट डालते हैं, वो भी मटेरियल है, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के लिए नहीं, उससे प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन वो भी मटेरियल है, उसे हम ले लेंगे किसमें? इनडायरेक्ट। कंज्यूमेबल्स, बेल्ट आती है मशीन को चलाने के लिए, वॉशर्स आते हैं, गियर्स आते हैं, वेस्ट क्लोथ्स होते हैं जो हम प्रोडक्ट को के लिए यूज करते हैं, ये सब क्या है? मटेरियल, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोडक्ट में आ रहे हैं। कॉस्ट पर यूनिट पर जो निकाल सकता है, बेटा वो एक आगे का बात हो गया, रिवर्स नहीं समझेंगे। कॉस्ट पर यूनिट पे निकल सकता है, हाँ कॉस्ट पर यूनिट पे हम उसे निकालते हैं, करेक्ट है, पर यूनिट के बेसिस पे ही वो एनालाइज होता है। जो नहीं दिखता है बट यूज हुआ है मटेरियल बनाने में, इनडायरेक्ट मटेरियल लाइक फेविकॉल, पेंट, ना 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 मनीषा, नो 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 नो, करेक्ट योरसेल्फ, करेक्ट योरसेल्फ प्लीज, दैट इज नॉट इनडायरेक्ट। फेविकॉल नेल यूज हुआ है, उसी से प्रोडक्ट बना है, दैट इज डायरेक्ट। इफ आई एम वियरिंग दिस, मैंने ये पहना है, इसमें ये चेन लगा है, ये जिप लगा है, क्या ये जिप हटा दूं तो क्या ये शर्ट यूजलेस होगा, यूजफुल होगा? नो, तो ये जिप यू डायरेक्ट है। इफ मैंने शर्ट पहना है, शर्ट पे बटन होते हैं, देयर आर 6 बटन्स इन माय शर्ट, उसमें से एक भी नहीं हटा सकते, 6 के 6 आर डायरेक्ट मटेरियल। थ्रेड जिससे शर्ट बना है वो थ्रेड निकाल दो। और अब जिसने भी ये बोला है पर यूनिट वाला, बिल्कुल करेक्ट बोला है, वो वही चीज पे आ रहा हूं। एक शर्ट में 6 बटन्स लगते हैं, तो हर शर्ट में 6 बटन ही लगेंगे। एक शर्ट को बनाने में जितना मीटर थ्रेड लगता है, हर शर्ट में उतना ही मीटर थ्रेड लगेगा, तो वो पूरा का पूरा पर यूनिट बेसिस पे कैलकुलेट होता है, दैट इज डायरेक्ट। मतलब जिसके बिना प्रोडक्ट यूजलेस है वो डायरेक्ट मटेरियल है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा सा। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, या हाँ कोल्ड ड्रिंक पे आ जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक, क्या कोल्ड ड्रिंक में जो बॉटल यूज करते हैं जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक फिल की जाती है, क्या वो बॉटल मटेरियल है? यस। क्या वो डायरेक्ट मटेरियल है? हाँ वो डायरेक्ट मटेरियल, वो बॉटल भी, वो पैकिंग है, फिर भी डायरेक्ट मटेरियल है। क्यों? विदाउट दैट पैकिंग दैट मटेरियल इज यूजलेस, दैट प्रोडक्ट इज यूजलेस, बिकॉज उसको मार्केट में सप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर उन 10 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को हमने एक कार्टन में पैक किया, कैरेट आता है, उस कैरेट में हमने वो 10 बॉटल कोल्ड ड्रिंक रखा। अब वो जो कार्टन हमने यूज किया वो मटेरियल है? हाँ। क्या वो डायरेक्ट मटेरियल है? नहीं, अब वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी प्रोडक्ट यूजेबल है, उसके बिना भी प्रोडक्ट यूजेबल है। वो क्या है? वो भी पैकिंग है सर, लेकिन वो कंफर्ट पैकिंग है, सप्लाई के लिए कंफर्ट पैकिंग।
आप डायरेक्ट मटेरियल के लिए सिंपली माइंड में एक चीज लेके चलो, एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलो। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज डायरेक्ट और विच वन इज इनडायरेक्ट। तो एक चीज लेके चलो जिसके मटेरियल के बिना वो प्रोडक्ट नहीं बन सकता, मार्केट में नहीं आ सकता, काम में नहीं लिया जा सकता, शेप में नहीं आ सकता, वो डायरेक्ट मटेरियल है। अभी कार्टन में कोल्ड ड्रिंक का बॉटल नहीं रखा तो भी कोल्ड ड्रिंक तो मार्केट में बिक सकता है, हाँ, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। ऐसा बहुत सारा आपको पास एग्जांपल मिलेगा। तो डायरेक्ट सर, फिर इनडायरेक्ट का दे दिया मैंने मनीषा, इनडायरेक्ट का एग्जांपल अभी आपको। मशीन में यूज होने वाला लुब्रिकेंट ऑयल, ऑफिस में यूज होने वाले वेस्ट क्लोथ्स, मशीन को क्लीन करने के लिए, प्रोडक्ट को क्लीन करने के लिए यूज में आने वाले वेस्ट क्लोथ्स, मशीन को रन करने के लिए एक बेल्ट लगती है, उस तरह के कुछ बेल्ट्स, कंज्यूमेबल्स, लग्जरी पैकिंग, कंफर्ट पैकिंग मटेरियल जो हम यूज करते हैं, कंफर्ट पैकिंग मटेरियल, कंपलसरी पैकिंग नहीं, इनिशियल पैकिंग नहीं, एक्सिलरी पैकिंग, कंफर्ट पैकिंग, वो ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। यस, हमें पहचानना पड़ेगा, हमें पहचानना पड़ सकता है। रियल लाइफ में तो ऑब्वियसली हमें ही पहचानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कोई एग्जांपल नहीं देके भेजेगा आपको कि बेटा इस प्रोडक्ट के अंदर तुम्हारा ये डायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट, अब जाके अकाउंटिंग कर लो। वहां हमें नहीं करना है, वहां हमें ही पहचानना पड़ेगा। फाइन, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब आपको क्लियरली समझ में आ गया। परफेक्ट जिन्होंने भी बोला उनके लिए डायरेक्ट का मतलब जिन्हें हम चलिए, तो डायरेक्ट वाला पार्ट जो भी आपका कॉस्ट का है उसके लिए बिल्कुल क्लियर चीज ध्यान में रखिएगा, ऐसा कोई भी कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट that directly connected with the product, without that product cannot come into shape, without that product is not sellable in the market, and that expenses incurred per unit wise, यानी proportionately। एक यूनिट में 10 रुपए का मटेरियल 2 यूनिट में 20 रुपए का लगेगा तो वो डायरेक्ट है। एक यूनिट को बनाने में 100 रुपए का लेबर और 2 यूनिट को बनाने में 200 रुपए का लेबर लगेगा तो भी वो लेबर डायरेक्ट है। लेबर में बात करें, विलेन पता नहीं, जो भी हैं आप, आपका नाम क्या है वो नहीं पता है बाबू मेरे को तो, लेकिन वैसे भी नाम में क्या रखा है, अभी तो नाम में नहीं काम में रखा है, जब काम हो जाएगा ना तभी नाम होगा। तो बिना काम नाम भी नहीं होता है, तो पहले काम कर लेते हैं तो नाम अपने आप पता चल जाएगा दुनिया को। दिक्कत कहाँ है, आप काम कर लो, अच्छा रिजल्ट ले आओ, नाम हाँ मैं छाप देता हूँ, फोटो के साथ बता देना अपना नाम। चलो आगे आते हैं। प्रोपोर्शनेटली इनकर्ड कैसे होता है? प्रोपोर्शनेटली इनकर्ड, जैसे मैंने बताया, एक शर्ट को बनाने में यदि 2 मीटर कपड़ा लगता है तो 2 शर्ट पे 4 मीटर लगेगा, 3 पे 6 और 4 पे 8 मीटर लगेगा, दैट इज फाइनल। तो ये डायरेक्ट मटेरियल है। एक शर्ट को बनाने में, एक प्रोडक्ट को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में एक वर्कर को 5 घंटे लगते हैं, 2 यूनिट बनाएगा 10 घंटे लगेंगे, 3 यूनिट बनाएगा 15 घंटे लगेंगे, डायरेक्ट है। अब वर्कर्स की जब बात करें तो जो वर्कर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, एक्चुअली जो प्रोडक्शन का काम कर रहा है, वो डायरेक्ट है। लेकिन जो अदर वर्कर्स हैं, वो आर हेल्पिंग हिम, लाइक मटेरियल उठा के गोडाउन से, स्टोर रूम से लाके मशीन पे रखना, मशीन पे जो प्रोडक्ट बन गया उसे उठा के वहां से गोडाउन में शिफ्ट करना, टूल्स सप्लाई करना, लाइट्स ऑन ऑफ करना, इस तरह के काम में जो वर्कर लगे हुए हैं उनको हम प्रोडक्ट के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। वो तो पूरे दिन की सैलरी लेके जा रहे हैं। अब चाहे उस दिन बनाने वाले वर्कर ने प्रोडक्ट बनाया या नहीं बनाया, वो तो अपनी सैलरी लेके, अपनी वेजेस लेके जाएगा।
अभी मेरे यहाँ पे जो टीचर पढ़ाता है वो जितने घंटे पढ़ाता है उतने घंटे का सैलरी लेके जाता है, लेकिन जो मेरा परमानेंट स्टाफ है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे काम हो रहा है या नहीं, क्लास चल रही है या नहीं, टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं, वो अपनी पूरे दिन आता है, पूरे दिन काम करे या यहाँ काम हो या ना हो, तो अपनी सैलरी लेके जाएगा, अपनी वेजेस लेके जाएगा। वो सब कहलाते हैं इनडायरेक्ट वर्कर्स। यस यस, जस्ट लाइक सुपरवाइजर, जस्ट लाइक सुपरवाइजर, बिल्कुल सही। फाइन गाइस, तो बात समझ में आया लेबर के बारे में। ऐसा ही कुछ एक्सपेंसेस में जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है। धीरे धीरे सम हाउ हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस का जो बाइफिकेशन है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वी आर रिमूविंग इट, वी आर रिमूविंग इट, हम इसे हटा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस में बेसिकली ऐसा आइडेंटिफिकेशन इतना क्लियरली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमारे लेवल पे भी एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं या नहीं, ये हमें, क्योंकि एक्सपेंसेस के केस में डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। क्या? एक्सपेंसेस किस, कौन सा एक्सपेंस किस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट है और किस प्रोडक्ट के लिए इनडायरेक्ट है, वो डिफरेंशिएट करना मुश्किल है जब तक आप उस प्रोडक्ट का नेचर नहीं देखेंगे। कुछ एक्सपेंसेस किसी प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट हो सकते हैं और कुछ एक्सपेंसेस किसी प्रोडक्ट के लिए इनडायरेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटरनेट का चार्जेस मेरे लिए डायरेक्ट है, लेकिन वही इंटरनेट ऑफिस में इनडायरेक्ट है। क्योंकि मेरे लिए इंटरनेट डायरेक्ट क्यों है? मेरा इंटरनेट का एक्सपेंसेस या मेरा लाइटिंग मेरे लिए डायरेक्ट है, क्योंकि मैं यहां पढ़ा रहा हूं, लाइव टेलीकास्ट जा रहा है, और लाइव टेलीकास्ट में जितनी देर लाइव टेलीकास्ट जाएगा उतनी देर ही लाइट इस स्टूडियो की चलेगी, और जैसे मेरा क्लास ओवर होगा लाइट बंद हो जाएगी। तो एग्जैक्टली प्रोडक्शन के साथ चल रहा है, तो मेरे लिए ये लाइट डायरेक्ट है। लेकिन यही लाइट मेरे ऑफिस में जो चल रही है, वहां पे वो लाइट इनडायरेक्ट है, क्योंकि वहां पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर क्लास चल रही है या नहीं चल रही है। तो एक्सपेंसेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आइडेंटिफिकेशन समाव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म होता है, इसलिए जनरली डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके दिया जाता है। इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसा लिख के बोला जाता है। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस 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 यस, आई एम कमिंग ऑन दैट। समझ में आई? तो हमने कॉस्ट को 3 एलिमेंट में डिवाइड किया और उन तीनों एलिमेंट को 2-2 पार्ट में डिवाइड किया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और जितना भी डायरेक्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट है ना, प्रोपोर्शनेटली इनकर्ड होता है। डायरेक्ट कॉस्ट के लिए, डायरेक्ट कॉस्ट के लिए तीनों मिला के क्या बनी हमारी? डायरेक्ट कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिला के बनी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट का क्या फीचर है सर? डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब जो प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली काम में आती है, जिसके बिना प्रोडक्ट बन नहीं सकता, और जो प्रोपोर्शनेटली प्रोडक्ट पे इनकर्ड होती है। और तो मतलब ये प्राइमरी पार्ट है कॉस्टिंग का। हाँ, ये किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का प्राइमरी पार्ट है, क्योंकि इसके बिना प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो इससे हमने एक नाम दे दिया प्राइम कॉस्ट। परफेक्ट, इसे हमने नाम दे दिया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का मतलब, इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, व्हाट योर आंसर विल बी, प्राइम कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रॉ बोलने का वहां पे, रॉ मटेरियल नहीं बोलने का है अपने को, क्या बोलने का है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज proportionately incurred on the product, that is proportionately connected with the product. Did you get it? इसे प्राइम कॉस्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल प्राइम कॉस्ट ही बोलेंगे सर इसे। यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई? यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई? परफेक्ट, वेरी गुड। और ये जितना भी इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट है, इनडायरेक्ट पार्ट कि सर इसका मतलब इनडायरेक्ट पार्ट प्रोपोर्शनेटली इनकर्ड नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट कि इनडायरेक्ट पार्ट प्रोपोर्शनेटली इनकर्ड नहीं होता। इनडायरेक्ट पार्ट में भी कुछ पार्ट प्रोपोर्शनेटली इनकर्ड हो सकता है। तो मैंने ये नहीं कहा कि कॉस्ट का वो पार्ट जो प्रोपोर्शनेटली इनकर्ड होता है वो डायरेक्ट है। डिफरेंस समझिएगा लाइन का। फिर मैंने वही चीज बोला, याद करने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा। मैंने ये नहीं बोला है
कि जो पार्ट प्रोपोर्शनेटली इनकर्ड होता है वो डायरेक्ट है, मैंने ये बोला है कि जो डायरेक्ट होता है वो प्रोपोर्शनेटली इनकर्ड होता है। डिफरेंस है दोनों लाइन में। मतलब जो प्रोपोर्शनेटली इनकर्ड होता है वो डायरेक्ट होगा ये जरूरी नहीं, वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्ट होगा वो डेफिनेटली प्रोपोर्शनेटली इनकर्ड होगा। जैसे मैंने आपको बताया कार्टन पैकिंग एक्सपेंसेस, एक कार्टन में 10 कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आता है या 12 कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आता है, तो हर 12 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के लिए एक कार्टून लगेगा, फिर 12 के लिए एक और कार्टन लगेगा, फिर 12 के लिए एक और कार्टन लगेगा, तो प्रोपोर्शनेट है ना, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है। प्रोपोर्शनेट होने का मतलब नहीं है कि वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट होने का मतलब है कि वो डेफिनेटली प्रोपोर्शनेट है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंटली, क्योंकि गड़बड़ हो जाता है कि सर ये प्रोपोर्शनेटली कॉस्ट इनकर होती है, सर डायरेक्ट होगी, नहीं, प्रोपोर्शनेटली इनकर होने का मतलब डायरेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट है इसका मतलब वो प्रोपोर्शनेटली इनकर्ड होता होगा। प्राइम कॉस्ट के बाद हम इनडायरेक्ट वाले पार्ट को इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट को उठा लें तो ये क्या कहलाती है, इसे हम बोलते हैं ओवरहेड्स। करेक्ट, बिल्कुल जयश्री, 100% करेक्ट बेटा। एनी कॉस्ट इनकर्ड ओवर द प्राइम कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड। प्राइमरीली जो कॉस्ट लग रहा है वो प्राइम कॉस्ट, और प्राइमरीली के बाद जो भी कॉस्ट लग रहा है सारा एडिशनल कॉस्ट, और उस एडिशनल कॉस्ट को हमने नाम दे दिया ओवरहेड्स। तो इन ओवरहेड्स का यदि कोई हमसे पूछता है व्हाट इज ओवरहेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड, व्हाट इज ओवरहेड, व्हाट यू विल आंसर, व्हाट इज ओवरहेड? Indirect part of the cost, indirect part of the cost consists of indirect material, indirect labor and indirect expenses is known as overheads। तो एक मिसकंसेप्शन यहां से भी निकाली गया कि जनरली हम ओवरहेड को एक्सपेंसेस की तरह यूज करते हैं, द टर्म ओवरहेड यूज्ड एज एक्सपेंसेस, बट नो, यहां इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर तीनों मिला के ओवरहेड बनेगा। इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट, परफेक्ट क्वेश्चन। एमसीक्यूज में ऑप्शन के अंदर हमारे पास जब चॉइसेस आती हैं तो हमें थोड़ा सा ये सारी टर्मिनोलॉजी उतने कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी है, क्योंकि उतना क्लियर कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं होगा ना तो एमसीक्यू रॉन्ग हो जाता है हमारा। और ओवरहेड फर्दर कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट। लॉक, यस, परफेक्ट। ओवरहेड फर्दर कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट, फैक्ट्री और वर्क्स। ऑल्टरनेटिव नाम भी बता रहा हूं, वो भी याद रखने जरूरी है। फैक्ट्री और वर्क्स ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री, सेलिंग एंड ऑफिस, देयर आर 4 कैटेगरीज बेसिकली। फैक्ट्री और वर्क्स यानी फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक सुपरवाइजर का सैलरी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इन फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नॉट द पावर चार्जेस, मशीन को चलाने में काम में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं, लाइट्स और पंखा चलाने वाला, एसी चलाने वाला इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रीशिएशन, ये सब फैक्ट्री का। ऑफिस में ऑफिस एम्प्लॉइज की, ऑफिस का स्टेशनरी, ऑफिस में रेंट, ऑफिस का फर्नीचर का डेप्रीशिएशन, ऑफिस में टेलीफोन चार्जेस, कम्युनिकेशन चार्जेस, ऑल अदर एक्सपेंसेस, ये सब ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, माल बेचने से रिलेटेड सेलिंग और उसको कस्टमर तक डिलीवर करने से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिफरेंस है दोनों में। एडवर्टीजमेंट सेलिंग, शोरूम सेलिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन, delivery van charges distribution, transportation of supply the goods to the customer distribution, manufacturing expenses, manufacturing overhead of factory overhead or works overhead, one of the same thing beta, same, एक ही बात है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस, अभी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वर्ड जब हम यूज करते हैं ना तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों पार्ट आता है, तो यूज ओवरहेड वर्ड है ना।
फाइन, तो आई थिंक यहां तक ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, देन इन तीनों का मतलब हमने समझा। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस क्लियर माइंड में रहना चाहिए कि कंट्रोल किसे बोलते हैं, रिडक्शन किसे बोलते हैं। एंड देन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पे हमने एक डिस्कशन किया, बेसिक डिस्कशन। कल कंटिन्यू करते हैं इसी क्लास को कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक पे ही, और फर्दर जितने भी हमारे पास डिस्कशंस है उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे कल, यदि हो पाएगा तो नहीं, अदरवाइज एक और क्लास होगा तो देन एमसीक्यू सारे हम इसके क्रैक करेंगे। फाइन, परफेक्ट गाइस, तो आज का डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। गेट रेडी, टेक अ ब्रेक ऑफ 10 to 15 minutes and get ready for the next class. If any doubt or confusion or query is there, either you can ask here or you can ask on WhatsApp group. And I think आज का डिस्कशन बिल्कुल क्लियरली सभी को समझ में आ गया होगा। और एग्जाम से पहले ये जो लास्ट हिट मैंने आपको बोला ना, तो वो लास्ट हिट डेफिनेटली मैच विनिंग हिट होगा। वी कैन इंश्योर इट। बाय, सी यू, थैंक यू।